नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के साइंस हब बाय अशोक में। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है विकल्प बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 2। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 3। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनारोहण का वर्ष कौन सा था? सही उत्तर है विकल्प बी, 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनारोहण वर्ष 319 ईस्वी गुप्त संवत की शुरुआत से जुड़ा है। प्रश्न 4। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है विकल्प सी, महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रश्न 5। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस राजकुमारी से हुआ था? सही उत्तर है विकल्प बी, कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। प्रश्न 6। कुमार देवी किस वंश से संबंधित थी? सही उत्तर है विकल्प बी, लिच्छवी। कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थीं और इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त प्रथम की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ी। प्रश्न 7। चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है विकल्प बी, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम मगध, साकेत और प्रयाग पर शासन कर रहा था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न 8। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? सही उत्तर है विकल्प सी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। प्रश्न 9। समुद्रगुप्त के शासनकाल को लगभग किस अवधि में रखा जाता है? सही उत्तर है विकल्प सी, 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त ने लगभग 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। प्रश्न 10। समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? सही उत्तर है विकल्प बी, उच्च प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 11। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? सही उत्तर है विकल्प बी, हरिशेन। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उन्होंने यह प्रशस्ति संस्कृत में लिखी थी। प्रश्न 12। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी? सही उत्तर है विकल्प सी, संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न 13। समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना के दोआब में कैसी नीति अपनाई? सही उत्तर है विकल्प बी, प्रत्यक्ष विलय और अधिग्रहण। समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना के दोआब में विजय प्राप्त राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। प्रश्न 14। समुद्रगुप्त ने कितने नाग शासकों को पराजित किया था? सही उत्तर है विकल्प सी, 9। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने 9 नाग शासकों को पराजित किया था। प्रश्न 15। दक्षिण भारत के अभियान में समुद्रगुप्त ने लगभग कितने राजाओं को पराजित किया? सही उत्तर है विकल्प सी, 12। समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर अभियान में 12 राजाओं को पराजित किया था। प्रश्न 16। समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियान का विस्तार किस स्थान तक हुआ था? सही उत्तर है विकल्प ए, कांची। समुद्रगुप्त दक्षिण भारत में पूर्वी तट के मार्ग से कांची तक पहुंचा था। प्रश्न 17। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के पराजित राजाओं के साथ सामान्यतः क्या किया? सही उत्तर है विकल्प बी, उन्हें उनके सिंहासन पर पुनः स्थापित किया। दक्षिण में समुद्रगुप्त ने विजय के बाद कई राजाओं को उनके सिंहासन पर पुनः स्थापित किया और अपनी अधीनता स्वीकार कराई। प्रश्न 18। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के प्रभाव में कितने सीमावर्ती राज्य आए?
सही उत्तर है विकल्प बी 5। प्रयाग प्रशस्ति में 5 सीमावर्ती राज्यों के उसके प्रभाव में आने का उल्लेख है। प्रश्न 19। समुद्रगुप्त के प्रभाव को स्वीकार करने वाले गणराज्यों की संख्या कितनी बताई गई है? सही उत्तर है विकल्प सी 9। प्रयाग प्रशस्ति में 9 गणराज्यों द्वारा समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख है। प्रश्न 20। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के बाद कौन सा यज्ञ किया था? सही उत्तर है विकल्प बी अश्वमेध। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के बाद अश्वमेध यज्ञ किया और इसके अवसर पर विशेष सिक्के भी जारी किए। प्रश्न 21। समुद्रगुप्त के किस प्रकार के सिक्के उसकी संगीत रुचि को दर्शाते हैं? सही उत्तर है विकल्प बी वीणा वादक प्रकार। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। प्रश्न 22। समुद्रगुप्त की व्यक्तिगत रुचियों में कौन सा क्षेत्र शामिल था? सही उत्तर है विकल्प बी कविता और संगीत। समुद्रगुप्त विजेता होने के साथ कवि, संगीतकार और विद्या का संरक्षक भी था। प्रश्न 23। समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना? सही उत्तर है विकल्प बी चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। प्रश्न 24। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? सही उत्तर है विकल्प बी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 25। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि किसके विरुद्ध विजय थी? सही उत्तर है विकल्प बी शक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में शासन कर रहे शक शासकों को पराजित किया था। प्रश्न 26। शक विजय के बाद गुप्त साम्राज्य का विस्तार किस क्षेत्र तक हुआ? सही उत्तर है विकल्प ए पश्चिमी तट तक। शकों पर विजय के बाद गुप्त साम्राज्य पश्चिमी तट तक विस्तृत हो गया। प्रश्न 27। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश में हुआ था? सही उत्तर है विकल्प बी वाकाटक। प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। प्रश्न 28। प्रभावती का विवाह किस वाकाटक शासक से हुआ था? सही उत्तर है विकल्प बी रुद्रसेन द्वितीय। प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय को दक्कन में राजनीतिक लाभ मिला। प्रश्न 29। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? सही उत्तर है विकल्प बी फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और उसने भारत के समाज का वर्णन किया। प्रश्न 30। फाहियान किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर है विकल्प बी बौद्ध धर्म। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री था। प्रश्न 31। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से किस महान संस्कृत कवि को जोड़ा जाता है? सही उत्तर है विकल्प ए कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े महान संस्कृत कवि और नाटककार माने जाते हैं। प्रश्न 32। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने नवरत्न होने की परंपरा प्रसिद्ध है? सही उत्तर है विकल्प सी 9। परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों को नवरत्न कहा जाता है। प्रश्न 33। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन शासक बना? सही उत्तर है विकल्प बी कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। प्रश्न 34। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही उत्तर है विकल्प ए उसने अपने पिता द्वारा बनाए साम्राज्य को बनाए रखा। कुमारगुप्त प्रथम अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य को बनाए रखने में सफल रहा। प्रश्न 35। कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम चरण में किसका खतरा उत्पन्न हुआ? सही उत्तर है विकल्प बी हूण। कुमारगुप्त के शासन के अंतिम भाग में मध्य एशिया से हूणों का खतरा बढ़ गया था। प्रश्न 36।
हूणों के प्रथम आक्रमण को किस गुप्त राजकुमार ने रोका था? सही उत्तर है विकल्प सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों के प्रथम आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था। प्रश्न 37। हूणों के लगातार आक्रमणों का गुप्त साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? सही उत्तर है विकल्प बी, साम्राज्य कमजोर हुआ। लगातार हूण आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को बहुत कमजोर किया और उसके विघटन को तेज किया। प्रश्न 38। भारत में हूणों का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, तोरमान। तोरमान भारत में हूणों का पहला महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। प्रश्न 39। तोरमान के बाद हूणों का प्रमुख शासक कौन बना? सही उत्तर है विकल्प ए, मिहिरकुल। तोरमान के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल हूणों का प्रमुख शासक बना। प्रश्न 40। मिहिरकुल को अंततः किन शासकों ने पराजित किया? सही उत्तर है विकल्प बी, यशोधर्मन और नरसिंहगुप्त बालादित्य। मिहिरकुल को यशोधर्मन और गुप्त शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य ने पराजित किया था। प्रश्न 41। गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर है विकल्प ए, हूणों के लगातार आक्रमण। लगातार हूण आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की शक्ति को काफी कमजोर किया। प्रश्न 42। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? सही उत्तर है विकल्प बी, सोने की मात्रा कम और मिश्र धातु अधिक हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के गुप्त शासकों के सिक्कों में सोने की मात्रा कम और मिश्र धातु की मात्रा अधिक दिखाई देती है। प्रश्न 43। गुप्त काल में भूमि अनुदानों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? सही उत्तर है विकल्प ए, स्थानीय शक्तियों का विकास। भूमि अनुदान प्राप्त लोगों को कर वसूलने और भूमि का प्रशासन करने के अधिकार मिलने से छोटे छोटे शक्ति केंद्र विकसित हुए। प्रश्न 44। गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? सही उत्तर है विकल्प बी, विकेंद्रीकरण। गुप्त प्रशासन विकेंद्रीकृत था और सामंतों तथा स्थानीय शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रश्न 45। गुप्त काल में प्रांतों को किन नामों से जाना जाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, देश, राष्ट्र या भुक्ति। गुप्त प्रशासन में प्रांतों को देश, राष्ट्र या भुक्ति कहा जाता था। प्रश्न 46। गुप्त काल में भुक्ति का प्रमुख अधिकारी कौन था? सही उत्तर है विकल्प बी, उपरिक। भुक्ति या प्रांत का प्रमुख अधिकारी उपरिक कहलाता था। प्रश्न 47। गुप्त प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प बी, विषय। प्रांतों को आगे विषय नामक जिलों में विभाजित किया जाता था। प्रश्न 48। गुप्त काल में विषय का प्रशासनिक प्रमुख कौन था? सही उत्तर है विकल्प बी, विषयपति। विषय का प्रशासनिक प्रमुख विषयपति कहलाता था। प्रश्न 49। गुप्त काल में गांव का प्रमुख अधिकारी कौन था? सही उत्तर है विकल्प ए, ग्रामाध्यक्ष। ग्रामाध्यक्ष गांव के कार्यों को गांव के बुजुर्गों की सहायता से देखता था। प्रश्न 50। गुप्त काल के उच्च केंद्रीय अधिकारियों को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, कुमारामात्य। कुमारामात्य गुप्त प्रशासन के उच्च स्तर के केंद्रीय अधिकारी थे। प्रश्न 51। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के साथ कौन सा प्रशासनिक पद भी संभाला था? सही उत्तर है विकल्प बी, महादंड नायक। हरिसेन को महादंड नायक तथा महासंधिविग्रहिक जैसे पदों से भी जोड़ा गया है। प्रश्न 52। गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, बलि। गुप्त काल में भूमि कर को बलि कहा जाता था और इसकी दर उपज के एक चौथाई से एक छठे तक बताई गई है। प्रश्न 53। गुप्त अभिलेखों में उल्लिखित दो कृषिकर कौन से थे? सही उत्तर है विकल्प बी, उपरिकर और उड्रंग। गुप्त अभिलेखों में उपरिकर और उड्रंग नामक दो कृषि करों का उल्लेख मिलता है
हालांकि उनकी सटीक प्रकृति स्पष्ट नहीं है। प्रश्न 54। गुप्त काल में जबरन श्रम को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, विष्टि। गुप्त काल में ग्रामीणों से जबरन श्रम लिया जाता था, जिसे विष्टि कहा जाता था। प्रश्न 55। गुप्त काल में नागरिक और आपराधिक कानूनों के बारे में क्या विशेषता थी? सही उत्तर है विकल्प ए। दोनों को स्पष्ट रूप से अलग किया गया था। गुप्त काल में नागरिक और आपराधिक कानूनों को स्पष्ट रूप से अलग किया गया था। प्रश्न 56। गुप्त काल में व्यापारियों और कारीगरों की श्रेणियां किस प्रकार के नियमों से संचालित होती थी? सही उत्तर है विकल्प ए, अपने स्वयं के नियमों से। व्यापारियों और कारीगरों की श्रेणियां अपने स्वयं के नियमों के अनुसार संचालित होती थी। प्रश्न 57। गुप्त काल में ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर क्या दिया जाता था? सही उत्तर है विकल्प बी, भूमि अनुदान। ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान दिए जाते थे, जिनके साथ प्रशासनिक अधिकार और कर छूट भी हो सकती थी। प्रश्न 58। गुप्त काल में अछूतों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? सही उत्तर है विकल्प ए, चांडाल। गुप्त काल के स्रोतों में अछूतों के लिए चांडाल शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 59। स्त्रीधन से क्या तात्पर्य था? सही उत्तर है विकल्प बी, विवाह के समय दुल्हन को मिले उपहार। स्त्रीधन में विवाह के समय दुल्हन को प्राप्त उपहार शामिल होते थे। प्रश्न 60। सती प्रथा का प्रारंभिक अभिलेखीय प्रमाण किस स्थान से मिलता है? सही उत्तर है विकल्प बी, एरण। सती का प्रारंभिक अभिलेखीय प्रमाण 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से मिलता है। प्रश्न 61। गुप्त काल में कृषि विस्तार का एक प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर है विकल्प ए, भूमि अनुदान और नई भूमि को खेती में लाना। भूमि अनुदानों ने नई भूमि को खेती के अंतर्गत लाने में सहायता की। प्रश्न 62। गुप्त काल में कृषि उत्पादन बढ़ाने में किस तकनीक ने योगदान दिया? सही उत्तर है विकल्प ए, लोहे के हल का प्रयोग। लोहे के हल, खाद, सिंचाई और पशुधन के संरक्षण ने कृषि उत्पादन में योगदान दिया। प्रश्न 63। गुप्त काल में भारत का पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार लगभग कब तक जारी रहा? सही उत्तर है विकल्प सी, 550 ईस्वी तक। लगभग 550 ईस्वी तक भारत का पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार जारी रहा और भारत वहां रेशम तथा मसाले निर्यात करता था। प्रश्न 64। गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है विकल्प ए, दीनार। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिन्हें दीनार कहा जाता था। प्रश्न 65। गुप्त काल की साहित्यिक भाषा मुख्यतः कौन सी थी? सही उत्तर है विकल्प सी, संस्कृत। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत भाषा का विशेष विकास हुआ। प्रश्न 66। गुप्त काल में किस महान कवि और नाटककार का विशेष स्थान था? सही उत्तर है विकल्प ए, कालिदास। कालिदास गुप्त काल के महान संस्कृत कवि और नाटककार थे। प्रश्न 67। कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही उत्तर है विकल्प ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध संस्कृत नाट्य रचना है। प्रश्न 68। विशाखदत्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही उत्तर है विकल्प बी, मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त को मुद्रा राक्षस के रचयिता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 69। गुप्त काल में उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली विकसित हुई? सही उत्तर है विकल्प ए, नागर शैली। गुप्त काल में उत्तर भारत में संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण हुआ और नागर शैली का विकास हुआ। प्रश्न 70। गुप्तकालीन ईंट से बने प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए, भितरगांव मंदिर। उत्तर प्रदेश के भितरगांव में गुप्तकालीन ईंट से बना प्रसिद्ध मंदिर स्थित है।
प्रश्न 71। गुप्तकालीन पत्थर से बने प्रसिद्ध मंदिर का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए, देवगढ़ मंदिर। देवगढ़ का मंदिर गुप्तकालीन पत्थर की मंदिर वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रश्न 72। गुप्त काल की प्रसिद्ध बौद्ध कला किस स्थल की चित्रकला से विशेष रूप से जुड़ी है? सही उत्तर है विकल्प ए, अजंता। अजंता की गुफाओं में बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित उत्कृष्ट चित्र बनाए गए। प्रश्न 73। गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? सही उत्तर है विकल्प ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। प्रश्न 74। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? सही उत्तर है विकल्प ए, आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय आर्यभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध खगोलीय और गणितीय ग्रंथ है। प्रश्न 75। गुप्त काल की धातु कर्म तकनीक का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए, मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का लगभग 23 फीट ऊंचा लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु कर्म की उन्नति का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो दोस्तों, ये थे गुप्त साम्राज्य के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जीके साइंस हब बाय अशोक को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।